किस तरफ ले जाएं। कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए मैं आमंत्रित करूंगी अपने अगली अतिथि वक्ता को, अजीत कुमार झा जी को। डॉक्टर अजीत कुमार झा जी जैसा कि नाम से परिचित हैं, कई मंचों से अपनी प्रखर वाणी और अपने वक्तव्य से जाने जाते हैं और बहुत जोशीले और ऊर्जावान भी हैं। आउटलुक के संपादक हैं और इंडिया टुडे ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस मंच से उनको सुनेंगे और उनके प्रखर वक्तव्य को समझने की भी कोशिश करेंगे। स्वागत है डॉक्टर अजीत जी, अजीत कुमार झा जी, स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर दर्शनी जी। मैं माफी चाहता हूँ इफ यू अलाउ मी टू स्पीक इन इंग्लिश, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वैसे तो आप मिक्स करके बिहार से, मधुबनी से हूँ, ठीक है। थैंक यू। वैसे तो मैं बिहार के मधुबनी जिले से हूँ, विच इज वन ऑफ द पुअरेस्ट जोन्स ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा हुआ बंगाल में, जहां पर मैंने बंगला सीखा और उसके बाद काफी 20 साल करीब विदेश में रह गया, तो आई एम मोर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश। बट एनीवे, लेट मी बिगिन विथ ये चार्ल्स डिकेंस ने एक बार कहा था, इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये इंडियन यूनिवर्सिटीज का यदि असेसमेंट किया जाए, और आज मैं जो भी थोड़ा बहुत बोलूंगा वो हायर एजुकेशन या जिसे टर्शरी एजुकेशन कहा जाता है, I will sort of focus mainly on on the university education, on tertiary sector. इसका three things one should point out. Why is it the best of times? 1950 में 3 साल बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, we merely had 28 universities, and today we have more than 1000 universities. तो करीब समझिए 70 साल में 28 यूनिवर्सिटी से 1000 यूनिवर्सिटी क्रॉस करना, बाय इटसेल्फ आई वुड आर्ग्यू इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया। नंबर ऑफ कॉलेजेस यदि आप कहेंगे तो अगेन करीब 1950 में 578 कॉलेजेस थे, 578, और आज जो मेरे पास लेटेस्ट रिकॉर्ड है 52,627 कॉलेजेस हैं। तो दोनों जो मापदंड का देखा जाए तो आई थिंक इट वुड बी कॉल्ड बेस्ट ऑफ टाइम्स। साथ ही साथ कोविड के जब से कोविड स्टार्ट हुआ, तब से जो डिजिटल एजुकेशन है, जैसे बाइजू या और भी, मतलब आप तो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सोशल मीडिया एंड डिजिटल एजुकेशन, ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ डिजिटल एजुकेशन। मैसिव ग्रोथ हुआ है। यहां तक तो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट आई वुड कॉल इट वेरी गुड न्यूज। बट नाउ जर्नलिस्ट का एक बेसिक ड्यूटी होता है, जैसे कि अरविंद कुमार जी ने भी किया, to also give you the bad news. What makes me unhappy? And what makes me unhappy today are basically 4 things. पहला, ये जो पॉपुलेशन है इंडिया का, उसको यदि लिया जाए और कितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं, इसको कहा जाता है टर्शरी एनरोलमेंट रेशो। ये यदि आप अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप से तो कंपैरिजन करना बेकार है, या जापान या कोरिया से, क्योंकि ये तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बट जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, उससे यदि कंपेयर किया जाए तो इंडिया का टर्शरी एनरोलमेंट रेशो वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में, बिग कंट्रीज में। चाइना से करीब 34% पीछे है, ब्राजील का पॉपुलेशन कम है, चाइना से करीब 22% पीछे है। इसका मतलब the sheer number of students who are enrolled in higher education आज भी भारत में बहुत कम है, despite the fact that we have increased the number of universities from 28 to 1000. That is a very important indicator, क्योंकि जब इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर, तो उसका सबसे बड़ा जो सहायक इंडिकेटर होता है वो होता है हायर एजुकेशन, along with of course primary education and secondary education. बट ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मापदंड होता है कि कितने आपके बच्चे जो हैं they are actually entering universities, undergraduates, graduates. तो इसमें हम बहुत पीछे हैं। पहला सवाल।
दूसरा सवाल, ये जो हमारे कंट्री में सबसे बड़ा डिलेमा है कि ये जो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो टेक्निकल एजुकेशन भी ले चुके हैं, उनमें वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। वन ऑफ द प्रीवियस स्पीकर्स पॉइंटेड आउट कि हमारे सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना। इनफैक्ट जब लास्ट 3-4 इयर्स में जब से चाइना और हमारे बीच थोड़ा रिलेशन खराब हुआ है, उसके पहले मेडिकल एजुकेशन के लिए लिटरली lakhs of Indian students would go to China, Eastern Europe and some of the other CIS countries. Lakhs of students. In fact, मेरा भी बेटा अभी कनाडा में है, but he wanted to study medicine and he had got admission in Beijing University in China. और वो वहां जाना चाहता था बनस्पत की इंडियन यूनिवर्सिटी में, बिकॉज क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइनीज यूनिवर्सिटीज आर मच बेटर। आज भी टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट का रिपोर्ट आया है टॉप 300 यूनिवर्सिटीज का, उसमें एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, whereas Chinese university over 20 of them are in the top 100. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज हमारा एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, और दूसरा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास आउट करते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज से एमए करके, पीएचडी करके, टेक्निकल आईआईटी तो नहीं बट अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, अदर इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनका एक असेसमेंट है कि 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, वन ऑफ द लेटेस्ट डेटा दैट आई हैव, जरूरत पड़े तो मैं सोर्स भी आपको बता दूंगा। और तीसरा, हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि अर्लियर डेज में 70s में 80s में भी जो एजुकेशन का बजट था वो करीब 6% या उससे कम हुआ करता था। आज भी हम वहीं पर हैं, उसमें मैसिव इंक्रीज नहीं हुआ है। इनफैक्ट एक स्टेट जिसको आई शुड कंग्रेचुलेट, वो दिल्ली, सिंस द आप गवर्नमेंट केम, पहली बार भारत के इतिहास में 25% ऑफ द स्टेट एसडीपी उन्होंने एलोकेट किया, उन्होंने स्टेट व्हाटएवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उन्होंने एलोकेट किया टुवर्ड्स एजुकेशन। और वो उसका कारण एक छोटा सा, आपने कुछ स्पीकर्स भी पहले पॉइंट आउट किए कि आज ये हाल है कि जो पब्लिक कॉलेजेस, पब्लिक स्कूल्स जो है एटलीस्ट दिल्ली का, उसका जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी अच्छा हो गया है कंपेयर टू मान लीजिए 10 साल पहले जो था। इनफैक्ट मैंने स्टोरी सुना है कि गुड़गांव से या नोएडा से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली में आ रहे हैं, तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अरविंद जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं उनसे टोटली सहमत हूं इस बात पे। उन्होंने कहा कि आज भी भारत में, और मैं तो कहूंगा विश्व में भी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैव अ बेटर रिकॉर्ड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जर्मनी ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल, एंटायर जर्मनी का ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज सारे पब्लिक हैं, वहां पर यू डोंट नीड वेरी हाई फीस। अमेरिका में जो टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम, मैं भी उसका एक प्रोडक्ट हूं, मैं यूसीएलए में पढ़ने गया था पीएचडी, तो एंटायर यूसी सिस्टम इज एज गुड एज अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसा स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड या येल। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोई ऐसा, सिंगापुर ले लीजिए, सिंगापुर में एक से एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, फ्रांस में भी वही हाल है, यूरोप के कई कंट्रीज में पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं तो दिल्ली में तो मैं 4-5 यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ संस्था दुखी हो जाएंगे, पर आज भी मैं मानता हूं जहां मैं पढ़ा, जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया, इसका स्टैंडर्ड्स आर मच मच हायर देन ये जो नए नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आए हैं। बट फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक कि एजुकेशन में ग्रोथ बहुत हुआ है, पर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड्स है उसमें बहुत डिक्लाइन है। इनफैक्ट मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज बंद हो रहा है। साउथ में फॉर एग्जांपल आप अखबारों में पढ़ेंगे, नाम के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, दीज वर मोस्टली प्राइवेट,
और ये सारे बंद हो रहे हैं। स्टैंडर्ड्स इतना घटिया था, और इसके बारे में और भी प्रोफेसर्स वगैरह बोलेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द पॉइंट इज, एक छोटा सा कंपैरिजन मुझे दोबारा करने दीजिए अमेरिका के साथ। अमेरिका के जो सारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, अर्ली 20th सेंचुरी, इनफैक्ट मैं कहूंगा इकोनॉमिक डिप्रेशन, 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन तक 99% अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वर नोन एज बेसबॉल यूनिवर्सिटी, बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी। वहां पर लोग इसलिए जाते थे क्योंकि उनका बास्केटबॉल टीम या बेसबॉल टीम या अमेरिकन फुटबॉल टीम बड़ा अच्छा होता था। उनके लिए रिसर्च वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 के बाद जो न्यू डील अमेरिका में आया, उस कारण जो है देयर वाज मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्सिटीज, नंबर 1। और नंबर 2, उनके यूनिवर्सिटीज में ऑटोनॉमी दिया गया, टोटल ऑटोनॉमी। आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, टीचर्स विल डिसाइड, गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड whether it is the central government or the state government। ये जो डबल फॉर्मूला है, ये टोटल यूनिवर्सिटी का मैसिव फंडिंग, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, और साथ ही साथ टोटल ऑटोनॉमी, इस पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ग्रो किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज को बीट करना शुरू कर दिया, और आज ये हाल है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज डोमिनेट कर जाता है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में भी मैं स्टूडेंट था, मैं अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स करने गया था। तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या 2-4 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के यूरोप में अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज डोमिनेट करते हैं, पर उसका मेन कारण है मैसिव ऑटोनॉमी। और जर्मनी जो सबसे बड़ा सेंटर था एजुकेशन का, मच बेटर देन अमेरिका बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका बीच में डिक्लाइन शुरू हो गया, बिकॉज ड्यूरिंग हिटलर वहां पे इंटरफेरेंस होने लगा विथ एजुकेशनल सिलेबस। तो ये जो गवर्नमेंट का अटेम्प्ट होता है टू चेंज सिलेबस, टू बेसिकली अपॉइंट टीचर्स, ये जो है यूनिवर्सिटीज को रूइन कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। कुछ लोगों ने बात किया इंडियन, मतलब मोस्ट ऑफ अस नो दैट फर्स्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिस वर्ल्ड स्टार्टेड इन इंडिया। मैं भी गया हूँ, मैं भी बिहार का हूँ, नालंदा 3-4 बार जा चुका हूँ। जब से नालंदा मतलब रीडेवलपमेंट हुआ है तब भी गया, पहले भी गया। मोस्ट ऑफ अस नो द स्टोरी ऑफ दैट, बट टुडे लेट मी गिव अ डिफरेंट स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने स्टार्ट किया विश्व भारती। 1901 में उन्होंने स्टार्ट किया था विश्व भारती। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था, अंतिम चिट्ठी उनका महात्मा गांधी का। मैं उससे थोड़ा सा छोटा सा एक कोटेशन देना चाहता हूं। This is what Rabindranath Tagore had said. Vishwabharati is like a vessel carrying the cargo of my life's best treasure, and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation. और टैगोर ने उसका मोटो रखा विश्व भारती का, where the world can find a nest, घोंसला, जहां चिड़िया आके अपने बच्चे देती है। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक घोंसला है, जहां पर वर्ल्ड का सर्टन, ऑल ओवर द वर्ल्ड का आइडियाज वहां ग्रो करे। तो ये यदि हम चाहेंगे करना, भारत में ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की इतिहास यदि देखी जाए, और जेएनयू उसमें से एक यूनिवर्सिटी है। जेएनयू जब स्टार्ट हुआ था करीब 50 साल पहले, तो उसका एम वही था, टू मेक इट अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। Throughout the last 50 years, JNU में, for example, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट का है, they talk about मल्टी डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव। JNU में ये 50 साल पहले स्टार्ट हुआ, मल्टी डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव। मैं स्टूडेंट था पॉलिटिकल साइंस का, और क्लासेस करता था हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कोर्सेज करता था। और पहली बार इंटरनल इवैल्यूएशन, बाकी यूनिवर्सिटीज में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्जाम्स था, जेएनयू में ऐसा नहीं था, टीचर इवैल्यूएट करते थे। तो ये जो मॉडर्न चेंजेस है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ट्राई किए गए। आईआईटीज और आईआईएम्स का कहानी तो सारे लोग जानते हैं। बट व्हाट वी नीड टुडे, व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू स्टार्ट गिविंग ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटीज। ये जो
ये जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को लाके और यहाँ पे पढ़ाएंगे, इट साउंड्स वेरी नोबल टू मी, बट इट माइट नॉट सर्व द पर्पस. व्हाट वी परहैप्स नीड इज कि यहीं के प्रोफेसर को यदि एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए, आदान प्रदान कराया जाए among the various universities. For example, मान लीजिए teachers from UP can go to Tamil Nadu, from Tamil Nadu can go to Bihar. तो उससे जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन यदि होगा तो आई थिंक दैट वुड बी मच इकोनॉमिकल, खर्च कम रहेगा और उससे आदमी काफी आगे मतलब काफी सीख सकता है. तो आई वुड आर्ग्यू फॉर दैट वेरी वेरी स्ट्रांगली. Obviously, I have short the time, so I won't speak further. Yes. Thank you. थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने कहा. निश्चित ही शिक्षा के साथ अगर मूल्यबोध ना हो, अगर हम कहते हैं कि इस पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का होना जरूरी है और शिक्षा के साथ यदि मूल्य ना हो और आदर्श ना हो तो शिक्षा व्यर्थ मानी जाती है. तो निश्चित ही हमारे देश के शिक्षाविदों को और पॉलिसी मेकर्स को इस पे काम करने की जरूरत है कि हमारी जो उच्च शिक्षा है जिसका आपने संज्ञान लिया और जिसका आपने पॉइंट आउट किया, उच्च शिक्षा की स्थिति में और जो उसकी बदहाल स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए. तभी, क्योंकि हम एक रोबोटिक समाज पैदा करने की बजाय और उसके एक कॉर्पोरेट दुनिया पैदा करने की बजाय अगर हम मूल्यबोध डालें छात्रों में तो निश्चित ही वो एक अलग दुनिया पैदा होगी, एक अलग तरह की पीढ़ी का हम निर्माण करेंगे.